स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरा YouTube चैनल स्टडी विद एमजी में। और आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। और इस चैप्टर के अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक आंदोलन और इसका समय काल 1920 से लेकर के 1947 तक का घटनाक्रम का हम अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 तक, और इसकी शुरुआत हम करेंगे असहयोग आंदोलन से। अब कोई भी आंदोलन दोस्तों देखो, अगर शुरू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो असहयोग आंदोलन के पीछे भी कुछ कारण थे। सबसे पहला जो कारण है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट स्थापित हो गया, महंगाई बढ़ने लगी। ठीक है, लोगों की हालत खराब हो गई। दूसरा, रॉलेट एक्ट को लागू करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट एक तो वैसे ही इसको काला कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल देते। फिर इसी दौरान इस कानून का विरोध करने के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हो गया। ठीक है, भारतीयों के मन में भरा हुआ गुस्सा। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लागू हुए थे, उन सुधारों में भी भारतीय शासन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, जबकि ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि हमने बहुत परिवर्तन किया है भारत के शासन में। फिर देखिए, युद्ध के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और टर्की जो कि दूरी राष्ट्रों के साथ था, उसके सुल्तान के प्रति मित्र राष्ट्रों का और ब्रिटेन का बहुत ही खराब व्यवहार, ये कहा जाए सख्त व्यवहार। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या है कि इस जो तीसरा जो कारण है, चौथा कारण, इसकी वजह से भारत के मुसलमान उससे नाराज थे, क्योंकि टर्की के सुल्तान को खलीफा भी कहा जाता था, और खलीफा का पद जो है वो सबसे बड़ा पद होता है। एक तरह से सबसे बड़ा धार्मिक गुरु उसको माना जाता था। ठीक है, और उसके साथ इस तरह का रूखा व्यवहार मुसलमानों में नाराजगी का कारण था। ठीक है, अब कांग्रेस की जो सरकार से मांगी थी आंदोलन शुरू करने से पहले, सबसे पहली बात, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया गया है, सरकार खेद प्रकट करे। ठीक है, यानी कि जो हुआ है गलत हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह से तो खेद प्रकट करे। दूसरा, टर्की के प्रति नर्म रुख अपनाया जाए, जो सख्त रूप सरकार अपना रही थी, ब्रिटिश सरकार अपना रही थी। फिर भारतीयों की संतुष्टि के लिए एक नई योजना बनाई जाए, क्योंकि 1919 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं है। ठीक है, सरकार ने इन मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसे में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में। आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया कि भाई आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, फौरी तौर पर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना, यानी कि ये अधिनियम लागू होने के बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया जो सरकार ने बदल दी थी, ठीक है, और उस प्रक्रिया के द्वारा जो अब नए चुनाव होंगे 1919 के बाद में, उन चुनावों का बहिष्कार करना कि कांग्रेस किसी भी तरह से चुनाव में भाग नहीं लगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी क्रम में आगे देखिए, नागपुर अधिवेशन हुआ इसके ठीक 3 महीने बाद 1920 में, दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। फाइनली प्रमुख कार्यक्रम से घोषित किए गए, यानी कि जब आंदोलन किया जाएगा तो लोग, कार्यकर्ता, जनता को क्या करना होगा। सबसे पहली बात, सरकारी उपाधियों, जिनको भी ब्रिटिश सरकार ने उपाधियां दे रखी है, जैसे कि गांधी जी को केसरे हिंद, नाइट, राय बहादुर, लॉर्ड, ठीक है ना, इस तरह की उपाधियां दे रखी थी, तो इन उपाधियों का त्याग करना और अवैतनिक पदों का त्याग करना। फिर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकार द्वारा जो भी फंक्शन आयोजित किया जाता है, जनता उसमें किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उसका बहिष्कार करेगी। फिर सरकारी शिक्षण संस्थाएं, जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, ब्रिटिश सरकार जिनको चलाती है, उनका बहिष्कार करना। बहिष्कार करने का मतलब इनमें नौकरी करने वाले, इनमें पढ़ने वाले छात्र, शिक्षक जो भी हैं, वो छोड़ देंगे इन संस्थाओं को। अदालतों का बहिष्कार करना, यानी कि अपने बीच में अगर कोई विवाद है तो वो सरकारी अदालतों में नहीं ले जाएंगे। सरकारी नौकरियों का त्याग करेंगे, और जो टैक्स हैं उन टैक्स को नहीं चुकाएंगे, करों को नहीं चुकाना। अब चलें आगे, क्लियर यहाँ तक।
अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन का सकारात्मक कार्यक्रम। ये जो हमने देखा वो नकारात्मक था, यानी कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब सकारात्मक में जो आपको करना है और जो कि देश के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए, जनता को जगाने के लिए जो जरूरी है, ठीक है, वो देखिए राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना, ताकि बालकों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाए, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दी जाए। नंबर 2, विवादों को निपटाने के लिए, यानी कि पहले नकारात्मक कार्यक्रम में क्या था, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, ठीक है, लेकिन फिर भी विवाद तो होंगे, तो विवाद का समाधान कैसे किया जाएगा, तो इसके समाधान के लिए पंच निर्णय और पंचायतों की स्थापना की जाएगी। स्वदेशी वस्त्र, खादी, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना, खादी का इस्तेमाल करना और स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना, उनका उपयोग करना, ठीक है। हाथों से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना और अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। ये कुल मिलाकर के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है, यानी कि भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति इससे अच्छी हो, ठीक है ना। स्वदेशी का अगर उपयोग करेंगे तो स्वदेशी जो अपने कामगार हैं, कारीगर हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है ना। वो जरूरत की चीज़ों को बनाएंगे, विदेशी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अगर विदेशी चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे, उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी मार्केट में उनकी मांग तो है, और मांग के अनुरूप जब भारतीय लोग ही उसका उत्पादन करेंगे तो भारतीय लोगों के रोजगार का जरिया बढ़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। फिर देखिए अब गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी को विश्वास था कि अगर हम इन कार्यक्रमों को अपनाते हैं तो आने वाले 1 साल में हमको स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। ये उनका दृष्टिकोण था, ये उनका मानना था। आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन शुरू हो गया तो अब उसके प्रभाव की बात करें, कहाँ कहाँ ये आंदोलन फैला, ठीक है, किन किन लोगों ने, वर्गों ने इसमें भाग लिया, क्या क्या हुआ इस दौरान। सबसे पहले तो उपाधियों का त्याग किया गया। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि छोड़ दी, जमनालाल बजाज, इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, उनको छोड़ दी। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सरकारी उपाधियों का त्याग किया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अब खास तौर से देखिए इनमें बड़े बड़े नाम जो मैं ले रहा हूँ, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, इन्होंने वकालत छोड़ दी। छात्रों के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई, यानी कि विदेशी वस्त्रों को जलाना। राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों में मुख्य रूप से जो नाम लिए गए हैं यहाँ पे, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और जब यह आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, जो ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, वो भारत की यात्रा पर आए 17 नवंबर 1921 को। और ये भारत में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर इनका बहिष्कार किया गया, वहाँ पर हड़तालें हुई और इनके आगमन के विरोध में प्रदर्शन किए गए, ठीक है। और इसी दौरान हुआ था, आपने ये देखिए, अहमदाबाद अधिवेशन दिसंबर 1921 में, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, सरकार द्वारा मांगे मानी जाने तक, यानी कि जो हमने पहले बताया था कि सरकार मतलब कांग्रेस ने, गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी थी सरकार के सामने, जब तक वो सरकार उन डिमांड्स को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन को आगे जारी रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इस दौरान अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, लेकिन चित्तरंजन दास को सरकार ने उस वक्त जेल में डाल रखा था, इसलिए उनकी जगह उनकी चेयर पर प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट की चेयर पर हकीम अजमल खान बैठे और चित्तरंजन दास ने जेल से अपना भाषण लिखा था। उस भाषण को इस मीटिंग में सरोजनी नायडू ने पढ़ा था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। चोरी चोरा कांड आंदोलन के दौरान, जब यह आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर, जहां के ग्रामीण शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, ठीक है। तो ग्रामीणों को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए, ठीक है। और जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कमेटी की बारडोली में जो बैठक हुई उसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का, बंद करने का फैसला ले लिया। और इस फैसले का देश के सभी बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया,
कि गांधी जी को आंदोलन को स्थगित बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा उनको पसंद नहीं थी, इसलिए भले ही वो उनकी आलोचना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना फैसला कर दिया, आंदोलन बंद, समाप्त। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 6 साल की उनको सजा हुई, लेकिन 2 साल बाद ही 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन की आलोचना के आधार। सबसे पहली बात, गांधी जी ने कहा था कि हमें 1 साल में स्वराज प्राप्त हो जाएगा, स्वराज प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, खिलाफत का अंत हो गया इसी दौरान, क्योंकि मतलब जो शांति संध्या जो हो रही थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, तो उस वक्त मित्र राष्ट्रों ने जो तुर्की के जो खलीफा का जो पद था, उस खलीफा के पद का अंत कर दिया। ठीक है, अब खिलाफत का अंत हो गया तो मुसलमानों का जोश ठंडा पड़ गया, तो वो धीरे धीरे आंदोलन से अलग होते जा रहे थे। ठीक है, और तीसरा, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना में ये असफल रहा। भले ही गांधी जी ने ये कहा कि ये जो आंदोलन है वो हिंदू मुस्लिम एकता में मील का पत्थर साबित होगा, खिलाफत आंदोलन को, यानी कि हम अभी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, बाद में मुस्लिम समुदाय हमारा इस आंदोलन में सपोर्ट करेगा। किसमें? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, अब भले ही आप इसको असफल कहें, सफल कहें, कुछ लोग इसको सफल बताएंगे, कुछ इसको असफल बताएंगे और इसके पीछे अपने अपने कारण भी देंगे, तर्क भी देंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसकी सफलता की बात करते हैं कि सफल आंदोलन को सफल माना जाता है तो सफल उसके रचनात्मक कार्यों की वजह से माना जाता है, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जो हैं, सकारात्मक कार्यक्रम जो थे आंदोलन के, ठीक है, उनके आधार पर इसको सफल माना जाता है। अब जिसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, कौन कौन से? काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया, इस तरह से। ठीक है, चरखे के प्रयोग से खादी को प्रोत्साहन मिला, स्वदेशी उपयोग को बढ़ावा मिलने से भारत के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि स्वदेशी का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्वदेशी उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और स्वदेश में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वो रोजगार प्राप्त होगा तो देश की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास भी होगा देश का। आंदोलन से कांग्रेस को देशव्यापी स्वरूप मिला और कांग्रेस जन जन की संस्था बन गई। पहले ज़्यादा कांग्रेस को कोई जानते नहीं थे, इसके बाद जब तिलक आए, तिलक के विचारों की वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा और जब गांधी जी आए और पहली बार जब ये व्यापक स्तर पर असहयोग आंदोलन किया, इन्होंने शुरू किया, तो लोग, गांव-गांव के लोग इस संस्था से जुड़ गए, कांग्रेस से जुड़ गए और आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, अब भारतीयों में स्वराज की इच्छा प्रबल हो गई। ठीक है, ना तो हथियार उठाना है और ना ही कुछ, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के वाद के विरुद्ध जनता को इसने संगठित किया इस आंदोलन में, यानी कि जनता निडर होकर के अब अंग्रेजों का विरोध करने लगी, हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से। अब हम बात करते हैं 1922 से 1930 के बीच का जो घटनाक्रम है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब 1920 में जो कांग्रेस ने ये कहा था कि जो 1919 का अधिनियम आया है उसके अंतर्गत जो चुनाव होंगे उस चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित जो विधानसभाएं थी उन चुनाव में भाग लेने के प्रश्न पर कांग्रेस के जो नेता थे उन नेताओं में मतभेद हुआ और कांग्रेस में 2 गुट बन गए। ठीक है, 2 वर्ग बन गए, एक तो थे परिवर्तनवादी और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी लोग क्या चाहते थे कि परिवर्तित जो राजनीतिक परिस्थितियां है, जो बदली हुई जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल माहौल है देश का, इसे में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, ये इनका मानना था। और इस विचार के समर्थक कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। ठीक है, इनका क्या कहना था कि चुनाव होने दो, हम चुनाव में भाग लेंगे, काउंसिलों में जाएंगे और सरकार जो भी काम करेगी हम उस काम को विधानसभा में पास नहीं करेंगे, यानी कि सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाएंगे, सरकार के विरोध में चलेंगे हम। ठीक है, विधानसभा में जाकर के। और अपरिवर्तनवादी क्या कह रहे थे कि हमें चुनावों में किसी भी कीमत पर भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और इस विचार को मानने वाले कौन थे? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चुनाव में भाग लेने का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसके बाद हुआ था गया अधिवेशन दिसंबर। अपरिवर्तनवादी विचारधारा वाले लोग, जिसके अंतर्गत राजगोपालाचारी, सरदार पटेल
राजेंद्र प्रसाद आदि थे और इन लोगों ने 1923 के चुनाव में भाग लेने से मना किया कि हमें इन चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1922 में, जिसमें चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया परिवर्तनवादियों का, जो इन्होंने रखा था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, हकीम अजमल खान, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव में क्योंकि अपरिवर्तनवादी लोगों का बहुमत था नेताओं का, तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया। इसलिए फिर परिवर्तनवादियों ने क्या किया कि देश भर में जितने भी ऐसे नेता थे और ऐसी पार्टियां थी जो चुनाव में भाग लेना चाहती थी, ठीक है, उन सभी नेताओं को और पार्टियों को परिवर्तनवादियों ने इलाहाबाद में आमंत्रित किया। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कराया इन लोगों ने और इस सम्मेलन में इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बनाया गया चित्तरंजन दास को। और इस पार्टी का जो उद्देश्य था, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनावों के माध्यम से प्रवेश करना, राष्ट्रीय मांगों को पूरा कराने में सरकार पर दबाव बनाना, यानी कि कांग्रेस की सरकार से जो भी मांगे थी उन मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ठीक है, और साथ ही कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं उनको सरकार में रहते हुए समर्थन देना, ये इन्होंने अपना कार्यक्रम तय किया। फिर 1923 के जो चुनाव हुए उनमें केंद्रीय विधानसभा में और कई राज्यों में स्वराज पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और बहुमत प्राप्त करने के बाद ये सरकार में शामिल हुए। और सरकार में शामिल होने के बाद जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम सरकार के कामों में टांग अड़ाएंगे, ठीक है, यानी कि सरकार का कोई भी काम हम पूरा नहीं होने देंगे अंग्रेज सरकार का, ठीक है ना, और हम अपना कार्यक्रम पास करवाने की कोशिश करेंगे। तो स्वराज दल ने चुनावों के माध्यम से इस अधिनियम के खोखलेपन को उजागर किया और इसी वजह से इसके ऊपर फिर मुंडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई गई इस अधिनियम के इस क्लोज पर कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन में कुछ सुधार लाया जा सकता है। इसके खोखलेपन को उजागर करने के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की स्थापना हुई ब्रिटेन में नवंबर 1927 में और इसको भारत के शासन पर सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए भेजा गया था। जैसा कि उसमें एक प्रावधान था कि हर 10 वर्ष के बाद में भारत में सुधार हुए या नहीं हुए, जो अधिनियम लागू हो रहे हैं उनसे, तो उनके ऊपर जांच करने के लिए हर 10 साल में एक कमेटी आएगी, ठीक है। 1919 का अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, 7 साल 8 साल हो गए, फिर ये अधिनियम आया। साल भर तक इधर पार्टियों से, नेताओं से बात करना, गवर्नर जनरल से बात करना, गवर्नर से बात करना, ठीक है ना, और उसके बाद रिपोर्ट देना, तो इसमें भी साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है। और उसके बाद 1929 में अधिनियम लागू होने का था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? इसके कारण भी है। भारत आया है 3 फरवरी 1928 को, बम्बई में आया है, ठीक है, बम्बई जिसको हम आजकल मुंबई कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या थे? भारतीय शासन में संवैधानिक सुधार पर सुझाव देना, यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम लागू हुआ उससे भारतीय शासन में क्या सुधार आया है, क्या अपेक्षाएं हैं और सुधार करने की, इसके ऊपर सुझाव देना। और उत्तरदायी शासन भारत में स्थापित किया जा सकता है या नहीं, इसके संबंध में रिपोर्ट देना, ठीक है। फिर 1919 के अधिनियम से प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई वो सफल हुआ या असफल हो रहा या वह प्रयोग, इसकी जांच करना, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन में क्योंकि एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, कुल 3 मेंबर थे और तीनों ही अंग्रेज थे, इसलिए क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी थी, इन सभी ने इस कमीशन का विरोध किया, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी ने इसका विरोध किया, ठीक है। और भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन माना गया, यानी कि ये कमीशन भारत के भाग्य के संबंध में सुझाव देने आ रहा था, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था और भारत के भविष्य क्या होगा इसके ऊपर निर्णय करने का अधिकार सिर्फ भारतीयों का है, ठीक है। तो इसलिए आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन माना गया, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया, ठीक है। और इसी घटनाक्रम के दौरान मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर 1927 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अंसारी को और इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फिर देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आया इस दिन, तो पूरे भारत में उसके राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूसों का आयोजन किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी घटनाक्रम के दौरान पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था इस कमीशन के विरोध में, और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसमें घायल हो गए और 1 माह बाद इनकी मृत्यु हो गई।
फिर देखिए साइमन कमीशन देश में जहां भी गया उसका स्वागत हड़ताल, प्रदर्शन, विरोध जुलूस के द्वारा किया गया, यानी कि देश में जहां भी गया उसका विरोध ही हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अब हम बात करते हैं आगे। इसी दौरान नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आने के क्या कारण थे? देखिए साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उसने भारतीयों को चैलेंज किया कि अगर आप लोग इस काबिल हो, अगर आप में योग्यता है, तो आप ऐसा संविधान हमें बना करके बता दीजिए जो कि सभी भारतीयों के लिए, भारत में जितने भी कम्युनिटीज रहते हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सभी को स्वीकार हो, ऐसा आप संविधान तैयार करके बता दो हमें। यह चैलेंज किया। तो इस चैलेंज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और कांग्रेस ने बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, यानी कि कांग्रेस के साथ ही देश में जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी उस समय की, उन सबको बंबई में आयोजित किया इस सर्वदलीय सम्मेलन में, ठीक है। और इस सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट या नेहरू प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें जो बताई उसमें देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, जैसा कि औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा को दे रखा था ब्रिटेन ने, जैसे ही भारत को भी औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की घोषणा की जाए, यानी कि जिससे कि हुई हम मूल अधिकार कहते हैं ना, उसी तरह से लगभग वैसा ही अधिकार पत्र की घोषणा करे ब्रिटिश सरकार, जिसमें सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाए। तीसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त किए जाएं, क्योंकि इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा था। फूट डालो राज करो की नीति आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो इसको समाप्त किया जाए और विधायिकाओं में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाए। जैसे वर्तमान में ST SC के लिए आरक्षण की सुविधा है ना, उसी तरह से आरक्षण की सुविधा की जाए, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा मिलता है, वो देश में नफरत का माहौल बनता है। फिर देखिए चौथा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो अभी है, यानी कि उस समय थी, जैसे कि वर्तमान में संसद के 2 सदन हैं, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से उस समय भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, तो उसको बनाए रखा जाए। फिर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए, यानी कि जितने भी प्रांत हैं भारत के, उस समय जो 9 प्रांत थे, उन 9 ही प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए, ठीक है। फिर विदेश मामले और रक्षा मामलों के अलावा जितने भी मामले हैं वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, यानी कि विदेश मामले और रक्षा मामलों के संदर्भ में तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को सर्वेसर्वा रखा जाए, लेकिन इन 2 के अलावा भाई जितने भी मामले में सरकार काम करती है उसके प्रति व्यवस्थापिका के प्रति वो उत्तरदायी हो, गवर्नर जनरल उत्तरदायी हो उसके लिए, यानी कि उसको जिम्मेदार बनाया जाए, वो जो भी काम करे उस काम के लिए उसको व्यवस्थापिका में जवाब देना पड़े, ठीक है। अब देखिए सरकार को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए 1 साल का समय दिया गया, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आ गई, ठीक है। दिसंबर 28 से लेकर के दिसंबर 29 तक का इनको टाइम दिया गया कि सरकार हमारी रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है। इसी दौरान देखिए मुस्लिम लीग ने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, अलग से, और उसमें सरकार से 14 सूत्री मांगे रखी गई और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का बहिष्कार किया कि हमें रिपोर्ट जो है वो स्वीकार नहीं है और इसकी बजाय हम ये मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब जो 1 साल का जो अल्टीमेटम दिया था सरकार को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 साल निकल गया। फिर 1 साल के बाद में देखिए दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अध्यक्ष थे अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे बाद में। इन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया और कहां पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा लहराया, यानी कि उस समय कांग्रेस का जो झंडा था, कांग्रेस ने जो भारत का झंडा निर्धारित कर रखा था वो झंडा फहराया गया, ठीक है। उसके बाद से तो भारत के झंडे में काफी परिवर्तन आ गया, जैसे कि आजकल हम जो देखते हैं वैसा उस समय नहीं था, वो दूसरी तरह का था।
इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1923 को यह निश्चय किया गया कि हर साल 26 जनवरी 1923 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू क्यों हुआ, क्योंकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। तो इस दिन को, जो कि काफ़ी समय से स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है इस दिन को, तो इस दिन को भी याद रखना जरूरी था, ठीक है, कि भारतीय लोग इस दिन को याद रखें। तो इसीलिए 2 महीने तक, जैसे कि 26 नवंबर को भारत का संविधान बन गया, फिर भी 2 महीने तक उसको पेंडिंग रखा गया और 26 जनवरी को इसको लागू किया गया ताकि इस दिन को हमेशा पर्व के रूप में मनाया जाता रहे। अब हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमजी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।